हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। पिछली वीडियो में हमने बेंजीन की स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ रिएक्शंस को डिस्कस किया था। तो आज हम उसके मेन टाइप के जो रिएक्शन हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप देखें कि बेंजीन किस टाइप के रिएक्शन कर पाता है। बेंजीन के जो सबसे कॉमन रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम ESR कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दूसरे टाइप के रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। अब देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बेंजीन जो है वो हाईली अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड का मतलब आपको पता है कि बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड मौजूद हैं, तो पाई बॉन्ड जिसके अंदर होते हैं वो अनसेचुरेटेड कहलाता है। अब बेंजीन बहुत ही ज़्यादा अनसेचुरेटेड है, तो फिर ये एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं करता? जबकि अल्कीन को हमने देखा, अल्कीन बहुत ज़्यादा अनसेचुरेटेड था तो वो एडिशन रिएक्शन करता था, अल्काइन भी एडिशन रिएक्शन करते थे। तो बेंजीन क्यों नहीं करता एडिशन रिएक्शंस? तो इसका आंसर ये है कि बेंजीन के अंदर एक खास प्रॉपर्टी है जिसे हम डी लोकलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। उसकी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरी रिंग के अंदर घूम रहे होते हैं, और इनके घूमने की वजह से इनके जो पाई बॉन्ड है वो टूट नहीं पाते और यहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो बेंजीन के अंदर एडिशन रिएक्शन बहुत ही कम पाए जाते हैं। इसके अंदर जो मेन टाइप के रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, पहले तो आप सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझें कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि बेंजीन के अंदर जो हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं, आपको पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, तो इसके अंदर 6 हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं इन 6 कॉर्नर्स पर। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन के एटम है। अब ये हाइड्रोजन का एटम जो है ये रिप्लेस होगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और कोई और इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझें कि इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की भूख है, उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है। तो अब उसको कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो उसको ले लेगा, उसको दबोच लेगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी होती है। इसको हम E+ से जो है वो जाहिर करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये उसको जो हासिल कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी कहलाती है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसके एग्जांपल्स में यहाँ पर क्लोरीन है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसे हम क्लोरीन कैटाइन कहते हैं। और ये हमारे पास जो है वो अल्काइल कैटाइन है, एसाइल कैटाइन है, नाइट्रोनियम आयन है और सल्फोनियम आयन है। ये जितने भी आयन्स हैं, ये जितने भी कैटाइन्स हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे पॉजिटिव चार्ज वाले जो स्पीशीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। कुछ न्यूट्रल स्पीशीज़ भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकती हैं, और ये डिफरेंट कंडीशंस पर जो है वो मैटर करता है। इसको हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हैं जो इन रिएक्शंस के अंदर यूज़ होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन को देखें यहाँ पर, तो क्लोरीन के पास जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब लास्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स लाजिम होने चाहिए। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी है इसके पास, क्लोरीन के पास। तो इस वजह से ये क्लोरीन जो है ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये एक कैटाइन भी है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस वजह से इन सभी स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल हैं और ये बेंजीन पर जाकर अटैक करेंगे, तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस परफॉर्म होंगे। अब हम रिएक्शन मैकेनिज़्म को देखते हैं। रिएक्शन मैकेनिज़्म के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर पहले तो आपको ये पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिप्लेस करता है एक हाइड्रोजन एटम को बेंजीन की रिंग में से। तो यहाँ पर 3 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, तो यहाँ पर जो रीएजेंट होगा एक न्यूट्रल स्पीशी होगी जिसको हम बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाना चाहेंगे, और ये रिएक्शन एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में परफॉर्म होगा। तो पहले क्या होगा कि जो रीएजेंट है वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा, बेंजीन के रिंग के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। पहले जो है वो रीएजेंट कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें से एक स्पीशी बनेगी जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी बनाने के लिए ये इन दोनों का रिएक्शन होगा, एक कैटलिस्ट का और दूसरा रीएजेंट स्पीशी का। तो इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा और कैटलिस्ट का एक जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बन चुका है।
अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाकर बेंजीन की रिंग पर जाकर अटैक करेगा सेकेंड स्टेप में। अब यहाँ पर क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन। एरेनियम आयन क्या है इसको भी हम देखेंगे। पहले देखें कि इलेक्ट्रोफाइल जो है ये जाकर अटैक कर रहा है बेंजीन की रिंग के ऊपर। तो यहाँ पर एक कंडीशन होगी कि जैसे ही ये यहाँ पर जाकर अटैक करेगा तो यहाँ पर एरेनियम आयन या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बने। अब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ अटैच होगा तो इसका इलेक्ट्रोफाइल की जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके कार्बन के साथ आ जाएगी, मतलब कि यहाँ पर आकर इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाएगी। अब पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन के ऊपर आने से यहाँ पर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी और जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये मुख्तलिफ कार्बन पर आकर यहाँ पर आ जाएगी, मतलब कि मुख्तलिफ कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज घूम रही होगी रेजोनेंस की वजह से। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर इस कार्बन के पास आ जाएगी और उसके बाद ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाएगा और फिर से पॉजिटिव चार्ज ये ट्रांसफ़र होकर इस कार्बन के पास चली जाएगी। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाता है या फिर इसे हम एरेनियम आयन कहते हैं। तो ये एरेनियम आयन है, इसके अंदर भी रेजोनेंस होती रहती है। अभी बेंजीन में से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव नहीं हुआ है, जस्ट आके इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऐड हुआ है। तो अब थर्ड स्टेप में जो है ये हाइड्रोजन रिमूव होगा जिसे हम प्रोटॉन की रिमूवल कहते हैं या एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का जो कॉम्प्लेक्स है ये आकर अटैक करेगा इस रिंग पर, इसमें हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ पर ये जो Z है इसका और इसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर अनस्टेबल नॉन एरोमेटिक एरेनियम आयन लूजेज अ प्रोटॉन। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन को लूज़ करेगा, मतलब इस हाइड्रोजन को लूज़ करेगा और ये Z के साथ कंबाइन होकर HZ और कैटलिस्ट फिर से रीजनरेट हो जाएगा, मतलब कि कैटलिस्ट दोबारा से सेम ही हो जाएगा, जस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी है वो यहाँ पर चेंज हो रही है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो बेंजीन को अभी बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं हुआ था। जब सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ तो बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी थी वो ख़त्म हो गई, मतलब कि अब बेंजीन एरोमेटिक नहीं रहा। अब इसमें जो कंडीशंस हैं, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये एरोमेटिक नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन थर्ड स्टेप में फिर से इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो रीस्टोर हो जाएगी, मतलब कि बेंजीन फिर से यहाँ पर एरोमेटिक हो जाएगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन है जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल भी मौजूद है, ये वाला जो बेंजीन है ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं और इस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले। अब एक बात आपने यहाँ पर भी याद रखनी है कि जितने भी यहाँ पर रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो सारे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और उन सभी रिएक्शन के अंदर वही सेम मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होगा जो हम अभी मैकेनिज़्म समझ चुके हैं। तो वही मैकेनिज़्म यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अब इसमें क्या होता है, नाइट्रेशन वाले रिएक्शन में यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन और इसमें हम जो है वो नाइट्रो ग्रुप को बेंजीन में ऐड करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि नाइट्रो ग्रुप ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होगा वो नाइट्रोनियम आयन होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आपको रिएक्शंस के बारे में जस्ट कुछ चीज़ें याद रखनी है कि उसमें रिएजेंट कौन है और उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है और यहाँ पर जो है वो कैटलिस्ट कौन है। ये तीन चीज़ें आपने हर रिएक्शन के बारे में याद रखनी है। कैटलिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन फिर भी आपने याद रखनी है क्योंकि कहीं क्वेश्चन आ सकता है। तो बेंजीन जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो जब अगर आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना होगा तो आपको बेंजीन को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से उसको रिएक्ट करवाना होगा, HNO3 से रिएक्ट करवाना होगा। तो बेंजीन को जब हम HNO3 से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर भी वही मैकेनिज़्म होगा कि पहले यहाँ पर ये जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, ये जो मॉलिक्यूल है ये रिएक्ट करेगा इस कैटलिस्ट के साथ और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ये वाला जब जनरेट हो जाएगा तो ये बेंजीन पर जाकर अटैक करेगा और बेंजीन पर यहाँ पर ये लग जाएगा और दोबारा से यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होगा ये यहाँ पर प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन करेगा बेंजीन से और वाटर भी यहाँ पर बनेगा और साथ में ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा जैसे हम मैकेनिज़्म पहले पढ़ चुके हैं। तो वही मैकेनिज़्म यहाँ पर भी इन्वॉल्व होगा। पंजाब की बुक के अंदर आप इसका मैकेनिज़्म देख सकते हैं। तो ये जो था ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। टोलिन जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है या फिर नाइट्रेशन करता है तो फिर क्या बनता है।
अब टोलिन क्या है? टोलिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, तो ये आपको इसको आप टोलिन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है ये टोलिन है। इसमें क्या है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और ये बेंजीन की रिंग है। बेंजीन की रिंग पर अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ये टोलिन कहलाता है। ये कंपाउंड आप पहले पढ़ चुके हैं। अब इसकी अगर हम, क्योंकि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसकी भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं, इसकी भी हम नाइट्रेशन करवा सकते हैं। तो जब हम टोलिन की नाइट्रेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? अब यहाँ पर एक जो है वो कंडीशन अराइज होती है जिसे हम ऑर्थो, पैरा या फिर मेटा डायरेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आप बेंजीन को देखें, बेंजीन के अंदर एक जगह पर जो है वो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, और उसके बाद बाकी की जो प्लेसेस हैं उनको हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट 2 प्लेसेस हैं, यहाँ से ये 1, यहाँ पर ये जो है वो सेकंड प्लेस और ये जो है वो 6th प्लेस है। ये जो दोनों प्लेसेस हैं इसे हम ऑर्थो कहते हैं, और ये वाली जो है वो 3rd, और ये जो 5th प्लेस है, ये दोनों जो प्लेसेस हैं ये दोनों मेटा प्लेसेस कहलाती हैं, और यहाँ पर जो लास्ट वाली है ये पैरा पोजीशन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लास्ट वाली पोजीशन जो है वो पैरा पोजीशन होगी। तो अब यहाँ पर देखें कि हम जब टोलिन को रिएक्ट करवाएंगे, टोलिन की नाइट्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर टोलिन पहले तो वही मैकेनिज्म होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और उसके बाद यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये जब भी बेंजीन के साथ अटैच होता है तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ऑर्थो नाइट्रोटोलिन और पैरा नाइट्रोटोलिन, ये 2 कंपाउंड्स यहाँ पर बनने वाले हैं। तो कैसे? अब देखें, ये जो इसमें जो फर्स्ट वाला NO2 होगा ये जाकर ऑर्थो पर जाकर अटैच होगा, और जो सेकंड होगा वो जाकर पैरा पर अटैच होगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट जो बेंजीन बनेगा ये ऑर्थो टोलिन होगा, ये यहाँ पर सॉरी टोलिन है, तो यहाँ पर ये ऑर्थो नाइट्रोटोलिन होगा, और सेकंड वाला जो होगा ये पैरा नाइट्रोटोलिन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिथाइल है, सॉरी यहाँ पर मिथाइल नहीं होना है, यहाँ पर ये मिस्टेक है बुक में, तो यहाँ पर आपके पास नाइट्रो ग्रुप आएगा। तो ये जो फर्स्ट के अंदर नाइट्रो ग्रुप ये ऑर्थो पोजीशन पर है, और सेकंड के अंदर जो नाइट्रो ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर मौजूद है। तो ये 2 कंपाउंड बनते हैं जब हम उसको टोलिन की जो है वो नाइट्रेशन करवाते हैं। यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो आपको ये याद रखनी है कि ये जो मिथाइल है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर कौन से ग्रुप होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें कि ये जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो जब भी हम इसकी टोलिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक तो ऑर्थो पोजीशन पर आकर अटैच होगा, और दूसरा जो है वो पैरा पोजीशन पर आकर अटैच होगा। तो ये 2 पोजीशन पर ये इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच होता है जब भी हम टोलिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, या फिर जिसमें हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसमें भी सेम ही मेथड होगा, लेकिन यहाँ पर हम जो रिएजेंट यूज़ करेंगे वो होगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको अगर बेंजीन की सल्फोनेशन करनी है तो आपको बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड से आपको रिएक्ट करवाना होगा, और यहाँ पर जो कैटलिस्ट होगा वो भी सल्फ्यूरिक एसिड होगा और रिएजेंट भी सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो यहाँ पर 2 सल्फ्यूरिक एसिड का आपस में रिएक्शन होगा, और उससे आपके पास जो है वो SO3 ग्रुप बनता है। यहाँ पर SO3 जो है ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये रिएक्ट करता है बेंजीन के साथ। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। 50 to 60 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर जब बेंजीन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, और ये जो ग्रुप है SO3H ग्रुप ये सल्फोनिक ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पर ये जब बेंजीन के साथ अटैच होता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपने देख लेना है। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है जब हम बेंजीन को जो है वो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? इस फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इस सल्फ्यूरिक एसिड और इसका जो है वो मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को आप जब रिएक्ट करवाते हैं तो फिर ये रिएक्शन थोड़ा इजीली हो जाता है, हमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखना पड़ता। ये रूम टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन हो जाता है, और इसमें हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। तो इन रिएक्शंस को आपने बारीकी से देखना है कि कहाँ पर जो है वो कौन सी कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। अगर आप जो है वो
नॉर्मल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर रखना होगा, लेकिन अगर आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर कम टेम्परेचर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर इजीली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, पहले से ही इलेक्ट्रोफाइल मौजूद होता है। अब टोलिन की जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो यहाँ पर फिर से वही कंडीशन होगी कि यहाँ पर ये जो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है ये रिएक्ट करता है बेंजीन के साथ और यहाँ पर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनाता है। तो ऑर्थो मिथाइल बेंजीन सल्फोनेट ये और पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनेट बनता है। तो ये जो दो कंपाउंड हैं इसको हम कुछ इस तरह से नाम देते हैं कि यहाँ पर ये जो है मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको नाम देंगे, ये जो है वो ऑर्थो पर मिथाइल है, ऑर्थो मिथाइल और बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर बेंजीन सल्फोनेट, और ये पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये दो कंपाउंड्स यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही बात आपने याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये टोलिन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो उस जगह पर आएगा और जहाँ पर वो मतलब कि जिसका वो डायरेक्टर है। तो मिथाइल ग्रुप जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे। यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन में बनेंगे। जैसे हमने पीछे देखा, जैसे नाइट्रेशन के अंदर भी दो ही प्रोडक्ट्स बन रहे थे, वैसे सल्फोनेशन के अंदर भी दो ही प्रोडक्ट्स बनते हैं टोलिन के रिएक्शन के साथ। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो हेलोजिनेशन के अंदर हम उसकी क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं। इसमें हमें क्लोरीन और ब्रोमीन को बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाना है 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो इसमें एक कैटलिस्ट भी यूज़ होता है FeCl3 और इसे हम लुईस एसिड कहते हैं। और लुईस एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है इस क्लोरीन में से। तो जब ये क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये देखें, ये रिएजेंट है और ये कैटलिस्ट है, इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास कैटलिस्ट बनेगा, यहाँ पर इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये जाकर बेंजीन पर जाकर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और साथ में HCl भी बनेगा। तो मेन जो प्रोडक्ट होगी वो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन होगी। अगर यहाँ पर हम ब्रोमीन को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन प्रोडक्ट हो सकती है। तो ये यहाँ पर रिएक्शन होता है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हेलोजिनेशन ऑफ टोलिन के अंदर भी यही होता है और यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट्स बनने हैं, ऑर्थो नाइट्रोटोलिन। सॉरी, ये मिस्टेक है, यहाँ पर बुक में बहुत मिस्टेक्स हैं, ये आपने देख लेनी कि यहाँ पर जो है वो ऑर्थो क्लोरोटोलिन और ये पैरा क्लोरोटोलिन, यहाँ पर दो कंपाउंड्स जो है ये बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर दोनों देख लेने। और यहाँ पर भी वही मैकेनिज्म होगा, यहाँ पर भी जो कैटलिस्ट यूज़ होगा वो FeCl3 यूज़ होगा। ठीक है, तो फेरस क्लोराइड यहाँ पर कैटलिस्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, जिसमें हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आता है और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आ जाता है। अल्काइलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अल्काइल बेंजीन को बनाते हैं, जबकि एसाइलेशन के अंदर हम एसाइल बेंजीन बनाते हैं और वो एक एरोमेटिक कीटोन होता है, तो उसको हम आगे देखेंगे। अभी देखें अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। तो इसमें क्या होता है कि बेंजीन को जब हम बेंजीन को, अगर आपको बेंजीन पर R ग्रुप को अगर आपको ऐड करना है, मतलब कि अल्काइल बेंजीन बनाना है, तो यहाँ पर हमें उसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाना होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये मिथाइल क्लोराइड के साथ हम बेंजीन को रिएक्ट करवा रहे हैं और आपके पास यहाँ पर मिथाइल बेंजीन जो है वो ये बन चुका है, जिसे हम टोलिन कहते हैं। तो मिथाइल बेंजीन इज़ अ टोलिन। तो अगर आपको टोलिन की प्रिपरेशन देखनी है तो ये वाला जो रिएक्शन है ये, इससे हम टोलिन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से। इसमें जो कैटलिस्ट होगा वो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा और ये भी एक लुईस एसिड कैटलिस्ट है। लुईस एसिड कैटलिस्ट का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा। अब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी तो नहीं है, लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर जो लुईस एसिड, यहाँ पर जो कैटलिस्ट होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ये वाली स्पीशी होगी, जिसे हम मिथाइल केटाइन कहते हैं। तो मिथाइल केटाइन यहाँ पर जो होगा ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये तब जनरेट होगा जब यहाँ पर ये रीएजेंट और ये कैटलिस्ट आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो ये वाली स्पीशी बनेगी और ये जाकर बेंजीन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये सारा मेथड होता है जो आपने याद रखना है। यहाँ पर ये जनरल मेथड सभी के अंदर अप्लाई हो रहा है और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर टोलिन बन जाएगा और टोलिन इसका मेन जो है वो प्रोडक्ट है।
अब नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा उसमें हम अल्काइलेशन करेंगे टोलिन की, मतलब कि ये टोलिन है, इसकी भी हम अल्काइलेशन करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के थ्रू। तो अब क्या होगा, इसमें भी हमें सेम कैटलिस्ट के साथ जो है वो सेम हमें रिएजेंट लेना होगा। तो फिर से हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं टोलिन के साथ। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ होगी कि रिएक्शन तो वही सेम टाइप का होगा, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनेगी वो 3 टाइप की बन चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि ये जो है ये ऑर्थो आपके पास ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और साथ में कुछ मेटा की भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन रही हैं। मेजर जो प्रोडक्ट हैं वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बन रही हैं, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये पहले से यहाँ पर मौजूद है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। और यहाँ पर ये थर्ड जो है ये मिथाइल आकर अटैच होगा। अब इसको जब अटैच होना है तो ये पहले इस जगह पर आकर अटैच होगा ऑर्थो जगह पर, तो ये ऑर्थोजाइलिन बन जाएगा। यहाँ पर जब भी बेंजीन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं तो उसे हम जाइलिन कहते हैं। तो अगर ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पर हैं तो ये ऑर्थोजाइलिन होगा, अगर ये पैरा पोजीशन पर हैं तो ये मेटा पोजीशन पर हैं तो ये मेटाजाइलिन है और ये पैराजाइलिन है। और यहाँ पर देखें कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स ये ज़्यादा क्वांटिटी में बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और ये मेटा की भी प्रोडक्ट्स बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और कंडीशंस अप्लाई होती हैं जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स बनती है यहाँ पर। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में हमें क्या करना है कि हमें जो एसाइल ग्रुप है वो यहाँ पर ऐड होगा। और एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है ये एसाइल ग्रुप होता है। तो अब इसको अगर यहाँ पर हम एसाइल क्लोराइड ले लेते हैं तो यहाँ पर ये जो है इसके साथ बेंजीन के साथ ऐड होगा। अब इसमें देखें इसका मैकेनिज्म जो होगा वो वही होगा सेम। इसमें हमें जो कैटलिस्ट यूज़ करना है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड है और ये लुईस एसिड कैटलिस्ट है, ये इस रिएजेंट के साथ यूज़ होगा। यहाँ पर ये जो कैटेगरी है ये कैटेगरी आपको याद होगी, ये एसाइल हैलाइड की कैटेगरी है, मतलब कि ऐसी एक कैटेगरी जिसमें यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद है और यहाँ पर हेलोजन भी मौजूद है। यहाँ पर हेलोजन ब्रोमीन भी हो सकता है और यहाँ पर हेलोजन यहाँ पर ये जो है ये भी हम एल्यूमिनियम ब्रोमाइड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंडीशन है। अब मैकेनिज़्म वही होगा कि ये इन दोनों का आपस में पहले रिएक्शन होगा, रिएजेंट और कैटलिस्ट का रिएक्शन होगा। तो यहाँ से ये क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर जो ये वाला जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी वो ये होने वाली है और ये जाकर बेंजीन पर अटैक करेगा। तो जब ये बेंजीन पर अटैक करेगा तो ये जाकर कुछ इस तरह से बेंजीन पर जाकर अटैच हो जाएगा इस तरह से, और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये जो कंपाउंड बन चुका है ये एक कीटोन बन चुका है, क्योंकि इस कार्बोनाइल ग्रुप के आसपास आप 2 ग्रुप देख रहे हैं, एक यहाँ पर ये रेडिकल ग्रुप है और यहाँ पर एक जो है वो बेंजीन की रिंग मौजूद है। तो ये एक कीटोन बन चुका है और इसे हम एसिटोफिनोन कहते हैं, या फिर इसे हम मिथाइल फिनाइल कीटोन कह सकते हैं कॉमन नेमिंग के अंदर। ये मिथाइल फिनाइल कीटोन या फिर एसिटोफिनोन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होता है और इसमें हम जो है वो टोलिन की भी एसाइलेशन कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एसाइल क्लोराइड को हम जब यहाँ पर फिर से यूज़ करेंगे और यहाँ पर टोलिन को यूज़ करेंगे तो फिर से यहाँ पर जो है वो एम मिथाइल एसिटोफिनोन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैरा पर मौजूद है, तो यहाँ पर देखें कि पैरा मिथाइल एसिटोफिनोन बनेगा। अब यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों नहीं बनी, यहाँ पर ऑर्थो मिथाइल एसिटोफिनोन क्यों नहीं बना, तो ये एक्सेप्शन हो सकती है। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि यहाँ पर जस्ट पैरा वाली जो प्रोडक्ट है वो बन चुकी है। तो ये एसाइलेशन ऑफ टोलिन है। यहाँ तक आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट भी हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम आगे देखेंगे सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट को। और ये छोटा सा मैकेनिज़्म है जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा और लास्ट में जो है वो प्रोडक्ट बनेगी यहाँ पर प्रोटॉन को लूज़ करके। तो ये जनरल मैकेनिज़्म है, लेकिन इसको हमने एसाइलेशन के हवाले से इसकी जो है वो मैकेनिज़्म यहाँ पर लिखी हुई है जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी आज का हमारा ये था लेक्चर और होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही आगे जो है वो लेक्चर्स देखने के लिए। थैंक यू सो मच।